देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, ये पढ़ना है ना। देखो यहीं से स्टार्ट होता है चीजों को समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है, इसको समझ जाएंगे तो स्टेबिलिटी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम इसको न्यूक्लियस मानते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर तो दो ही पार्टिकल रहता है, एक होता है और एक होता है। तो हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में 4 गो न्यूक्लियॉन्स है जिसमें 2 गो न्यूट्रॉन दिख रहा है, 2 गो। अब एक छोटा सा रीजन में ये बाउंडेड है ना, ये निकल तो नहीं रहा है। अब ये अंदर ये बाउंडेड कैसे, इसको समझना है। तो इसमें 2 तरह का फोर्स लग रहा है। बताओ न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नीचे क्या लिखते हैं चार्ज, और ऊपर क्या लिखते हैं, तो मास इसका 1 से दिखाते हैं, चार्ज 0 है। अब प्रोटॉन पे क्या दिखाते हैं 1 1, मतलब इसमें चार्ज है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे प्रोटॉन आपको दिख रहा है तो ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, आप प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस। प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, तो ये चाहेगा प्रोटॉन को हम इधर भगा दें और ये प्रोटॉन भी चाह रहा होगा कि इधर भगा दें। हम एक प्रोटॉन पे पहले चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर हम बोले कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी कोई फोर्स लगता है क्या, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी कोई फोर्स लगता है क्या, बोलिए। तो देखिए इस पे तो कोई चार्ज नहीं ना है, लेकिन इस पे चार्ज है, लेकिन 2 पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, मास दोनों के पास है। इसके मास के कारण या हम बोलेंगे कि ये फंडामेंटल पार्टिकल के बीच में एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स कुछ अलग तरह का फोर्स है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करता है। न्यूक्लियर फोर्स जो नेचर में होता है कैसा होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। जैसा इसको ऐसा समझें कि 2 पार्टिकल है, ठीक है। अगर ये 10 के पावर -15 मीटर, कितना 10 के पावर -15 मीटर या इससे कम, अगर इसके बीच का डिस्टेंस है तो दोनों आपस में फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसका कम जाएगा, एकदम नजदीक आ जाएगा, अगर 10 के पावर -15, 10 के पावर -10, 10 के पावर -8, अगर इस तरह का रेंज है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा घटा दें तो यही पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करना भी शुरू करता है। ये न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, कि अगर एक डिस्टेंस फिक्स है तो वो अट्रैक्ट करेगा और डिस्टेंस अगर ज्यादा घटा देंगे तो उसको रिपेल करना भी शुरू कर देगा। तो इस न्यूक्लियर लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स रेड कलर से दिखा रहे हैं ये चार्ज के कारण नहीं लग रहा है, ये किसके कारण लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स का, जो कि अलग प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी करेगा, दिख रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों पेयर आपस में फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का। कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का। अब बताओ यहां पे जैसा हम पेयर दिखा रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल भी तो कर रहा है। क्या ये पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था वो ये तीनों रेड कलर का फोर्स मिलकर इसको बैलेंस कर ले? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ये है। वेक्टरा पढ़े हैं, वेक्टरा पढ़े हैं ना। देखो एक फोर्स इधर है रिपल्सन का, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दिख रहा है। ये दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पे आ जाएगा। अगर ये वाला नेट फोर्स और ये वाला नेट फोर्स अगर बैलेंस हुआ तो नेट फोर्स 0 हो गया। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
जो कि चार्ज पे लगता है। किस पे लगता है? चार्ज जिसके पास है, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, हमको यहां प्लस से मतलब है, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? अब प्लस चार्ज का कारण कौन है? प्रोटॉन के अंदर में कौन होता है? तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, तो इस कौन सा फोर्स इसका नाम दोगे? तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो किसके कारण लग रहा है? चार्ज के कारण लग रहा है। अब बाकी सब पार्टिकल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में क्या लग रहा है? तो ये सब अट्रैक्शन फोर्स मिलके क्या ये रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है? अगर ये बैलेंस कर लिया, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर न्यूक्लियर फोर्स के बराबर है, तब हम बोलेंगे कि यह स्टेबल न्यूक्लियस है। तब क्या बोलेंगे? अगर किसी कारण से ये फोर्स अनस्टेबल हो जाए, मतलब बैलेंस ना हो जाए, अनबैलेंस हो जाए किसी कारण से, अब वो कारण क्या हो सकता है? अगर ये छोटा न्यूक्लियस है, अगर ये छोटा न्यूक्लियस है, तो ये निश्चित है, ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, ये स्टेबिलिटी इसका घटने लगता है। स्टेबिलिटी घटने का कारण क्या है? कि फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता है। चीजों को समझिए, यहां तक क्लियर है ना? न्यूक्लियस के अंदर कितना फोर्स लग रहा है? पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा। न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, तो नेचर में कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव है। क्या अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर बैलेंस हुआ तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर फोर्स बैलेंस है तो न्यूक्लियस। अब आप ऐसे समझो कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस बड़ा हो गया है। न्यूक्लियस कैसा हो गया? अगर ये न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, तो आप चीजों को ऐसे समझें कि यहां पे जो प्रोटॉन होगा और यहां पे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो चार्ज के बीच में ये फोर्स लगा पाएगा। मतलब रिपल्सन का फोर्स इनफाइनाइट तक काम करता है। अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी रहेगा ना, तो भी फोर्स लगाते रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगा, लेकिन लगना बंद नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इसका एक रेंज है कि 10 के पावर -10 से 10 के पावर -15 मीटर तक ही लगेगा। अगर इससे ज्यादा साइज हो गया तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, कम डिस्टेंस के लिए फोर्स लागू होता है, कम डिस्टेंस में फोर्स काम करेगा। लेकिन ये वाला लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और शॉर्ट रेंज फोर्स कौन है? अब बताओ कि न्यूक्लियस का अगर साइज बड़ा हो गया है, तो क्या ये प्रोटॉन तो इसको रिपेल कर ही रहा होगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पे लग रहा होगा ना, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। लेकिन क्या बताओ, ये वाला न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? तो ये नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? अब इसमें बहुत सारा न्यूक्लियॉन्स है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एगो दूगो तो नहीं है। अगर इसका साइज बड़ा है, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का नाम लेते हैं, तो यूरेनियम का कितना होता है? तब 92 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 92 को इसमें प्रोटॉन होगा। इसमें प्रोटॉन क्या होगा? 238 होता है। 238 में से 92 घटा, जो बचा उसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा, सॉरी न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन कितना? एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना जी। अब मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर घटा दे तो क्या निकलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। घटा के देख लो, 8 में से 2 गया तो 140, इसमें 146 न्यूट्रॉन होगा। तो बताओ ज्यादा कौन है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन? तो न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसके आसपास बताइए न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा हो सकता है कि नहीं? बताइए, हो सकता है कि नहीं? तो जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है ना, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ रहा है, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स लगा के इस फोर्स को बैलेंस करता है, रिपल्सिव फोर्स को, और इसको स्टेबल बना के रखता है। लेकिन बताओ, इसका एक लिमिटेशन है जी। अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो जाए, उस समय अगर न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के कारण भी अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, तब तो यह अनस्टेबल हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है कुछ? फिर से सुन लो एक बार टोटल चीज। सबसे पहले न्यूक्लियस में वो फोर्स लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट भी करता है। रिपल्सन का कारण चार्ज है, अट्रैक्शन का कारण न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको, तो न्यूक्लियॉन्स में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों शामिल है ना, तो कोई बोले कि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगेगा, ये तीनों के बीच में लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केवल किसके बीच में लगेगा, क्लियर हो रहा है। अब यहां पे बताओ, ये इसको रिपेल किया, अट्रैक्ट भी किया, ये अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट किया, फोर्स बैलेंस होना मैंने दिख रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स अगर बैलेंस है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, अस्टेबल होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, अब अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं कि ये अस्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल कैसे होगा। तो क्या बोले उसके लिए कि अगर न्यूक्लियस का साइज अगर बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है तो यहां पे जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सब जगह पे तो होगा, बोलिए सब जगह पे। अब यहां पे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये इस पे तो फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन बताओ ये न्यूट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है क्या, तो ये बताइए फोर्स अगर बैलेंस करवाना होगा तो फोर्स बैलेंस कौन कराएगा, तो एक्स्ट्रा इसमें कौन है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन, ज्यादा संख्या में कौन है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। ये पॉसिबल है कि इस पे ज्यादा फोर्स, अगल बगल वाला जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उस पे ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये बैलेंस कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो न्यूक्लियस का साइज अगर बड़ा हो जाए तो भी संभव है कि न्यूक्लियस अस्टेबल रह सकता है। अस्टेबल कौन करा रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है वो अट्रैक्शन का फोर्स लगा के और रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करके इसको स्टेबल रख पाएगा, लेकिन एक लिमिट ना होगा। अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बढ़ जाए तब ये स्टेबिलिटी काम नहीं करेगा, फोर्स बैलेंस नहीं होगा। और उस समय में क्या बोलेंगे कि अगर न्यूक्लियस बहुत हैवी हो गया है, वेरी हाई साइज का अगर न्यूक्लियस हो गया है, अगर लार्ज साइज हो गया है, भारी न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है, तो अगर साइज बढ़ गया तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस ना हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो बताओ, हर चीज चाहता है स्टेबिलिटी, हर चीज क्या चाहता है। अगर ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो यह स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अचानक से डिसइंटीग्रेट कर जाता है। क्या कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, टूटना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब, डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं ना, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हमको मिल रहा है जो कि लार्ज साइज के कारण हुआ, किसके कारण अनस्टेबल हुआ, साइज बड़ा होने के कारण। साइज बड़ा हुआ तो क्या फोर्स बैलेंस हुआ, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तो क्या हो गया, अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या हो रहा है, टूट रहा है। टूटने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से अस्टेबल हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा। लेकिन जब ये डिसइंटीग्रेट करता है तो बहुत सारा एनर्जी को रिलीज करता है, बहुत सारा एनर्जी को, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जिसको क्या बोला जाता है। इधर ध्यान दीजिए, बात नहीं करना है। अभी हम आपको क्या बोले थे कि समझाएंगे, अच्छे से समझो उसके बाद लिखवाएंगे, तो हम इधर बताया तुम बात कर रही है। बताओ न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों हुआ, साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो क्या हो गया, अनस्टेबल है। तो क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी को गेन करना। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगा, क्या उसको हम तोड़ रहे हैं, अचानक टूट रहा है, अचानक टूट रहा है। अचानक जब अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट के स्टेबल प्रोडक्ट देता है, स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है, इस प्रोसेस का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियस सडनली टूट जाता है और टूट के छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाता है। न्यूक्लियस छोटा हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि छोटा न्यूक्लियस में फोर्स बैलेंस रहता है। तो अगर बड़ा न्यूक्लियस है, अनस्टेबल हो चुका है, तो अचानक से डिसइंटीग्रेट करेगा, टूट जाएगा और टूट के छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाएगा। अब बताओ छोटा छोटा न्यूक्लियस बना के स्टेबल हो गया ना। अनस्टेबल था, उसका कारण क्या था कि फोर्स बैलेंस, मतलब एनर्जी ज्यादा था कि कम था, ज्यादा था। कोई भी चीज अनस्टेबल है इस मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसके वजह से वो अनस्टेबल है, वो एनर्जी रिलीज करेगा ना। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जिसमें कौन आएगा, अल्फा बीटा गामा, कौन आएगा। क्या इतना कहानी समझ में आया, पक्का है। चलो तो लिखते हैं कुछ, अब लिखो तो। सबसे पहले हेडिंग बनाइए, न्यूक्लियर फोर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लिखा हुआ है ना, लिखो उसमें। सबसे पहले न्यूक्लियस लिख के डैश दो, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। लिखिएगा, इट इज द रीजन, रीजन माने एरिया वाला, इट इज द रीजन इन विच, it is the region in which all nucleons, it is the region in which all nucleons are bounded, it is the region in which all nucleons are bounded in a very small volume, in a very small volume. It is the region in which all nucleons are bounded in a very small volume. इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। फुल स्टॉप। there are two types of forces exist. There are two types of forces exist inside nucleus. There are two types of forces exist inside nucleus. बताओ न्यूक्लियस में कितना तरह का फोर्स है? कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। तो लिखो, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स डैश देके लिखिए। इट इज अ स्ट्रॉन्ग repulsive force, a strong repulsive force। बताओ न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, छोटा, तो डिस्टेंस बहुत कम ना होगा। अब फॉर्मूला तुमको क्या बताते? A बराबर K/Q1/Q2 बटा। अगर R का वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं? अ स्ट्रॉन्ग, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, सॉरी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स between protons. It is a strong repulsive force between protons. Full stop. It acts between two charges. It acts between two charges at a large separation. It acts between two charges at a large separation. So, comma, this force is called as long range force. This force is called as long range force. This force is called as long range. देखो कारण, चार्ज के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के पास होता है, और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होके इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है? अगर फील्ड उसका इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है तो फोर्स भी तो वहीं तक लगाएगा। तो शॉर्ट रेंज का फोर्स है कि लार्ज रेंज का फोर्स है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलेगा कि शॉर्ट रेंज फोर्स है कि लार्ज रेंज फोर्स है? दूसरा नंबर लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स is relatively weak. This force
is relatively weak and it is independent of charge, and it is independent of charge, full stop. This force exists as attractive force. This force exists as attractive force between nucleons. समझ रहा है सिंबल से? ये कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव। आई बाकी जो येलो कलर है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। दिखा दो तो। न्यूक्लियर फोर्स लगता है तीनों पार्टी, मतलब तीन को पेयर में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में केवल क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि वो चार्ज के कारण लगता है। नीचे लिखिए सम फैक्ट्स, एस लगा देना, सम फैक्ट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। सम फैक्ट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। पहला नंबर, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स। सही बात है ना? दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, that is it appears, nuclear force is very short range force, that is it appears between two particles, that is it appears between two particles at very close separation, at very close separation of the order of at very close separation of the order of 10 to the power minus 15 मीटर। फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल है ना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 फर्मी था, तो फर्मी लेवल पे ही काम करेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ा लगना बंद हो जाएगा। समझ में आया बात? दैट इज क्या लिखा? इट appears between two particles at very close separation of order of 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है यहां तक? आगे लिखो, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज, effect of nuclear size on its stability, effect of nuclear size on its stability। न्यूक्लियर साइज पे स्टेबिलिटी क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमको समझना है। ठीक है, थोड़ा देर के बाद आइएगा सर, 10 मिनट बाद। देखिए अभी आपको हम समझा चुके हैं ना कि न्यूक्लियस का साइज अगर बढ़ेगा तो भी वो स्टेबल रह सकता है। कंडीशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उसको बैलेंस कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन का संख्या भी, लेकिन एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के भी बस का नहीं हो पाता है।
एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, उस समय न्यूक्लियस टूटता है। लेकिन बताओ न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया है, अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो बोल दो कि एक्स्ट्रा जो अगल बगल वाला पड़ोसी न्यूट्रॉन है, अगर उसको बैलेंस कर लिया, संभाल लिया, तब वो स्टेबल रह जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं संभाल पाया तो तब टूटेगा। क्या होगा? अब वहीं से किसका जन्म होगा? रेडियो एक्टिविटी। एक नया नाम जुड़ेगा जिसका नाम क्या होगा? ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ इज कॉल्ड, समझ में आ रहा बात? लिखो नीचे। तो साइज के बारे में तो आइडिया है ना, आपको लिखवा देते हैं, लिखिए। एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is long range force, as electrostatic force is long range force, all protons in nucleus, all protons in nucleus repel each other, all protons in nucleus repel each other, full stop. As nuclear force is short range force, as, हाँ जी, as nuclear force is short range force, comma, only neighboring neutrons, as nuclear force is short range force, comma, only neighboring, माने पड़ोसी ना, only neighboring neutrons contribute, only neighboring neutrons contribute in nuclear attraction, only neighboring neutrons contribute in nuclear attraction for stability, for stability. क्या ये बात समझ में आया? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने में तो कोई दिक्कत है नहीं। काहे को लॉन्ग रेंज फोर्स तो है, तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन बताओ न्यूट्रॉन्स क्या उस पर फोर्स लगा पाएगा? सब के सब नहीं। तो 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में रहेगा तब तो लगेगा। अगर साइज उससे बड़ा हो गया तो नहीं लगेगा। तब उसको अगर स्टेबल रखना है तो कौन रख सकता है? नेबरिंग न्यूट्रॉन्स। कौन रखेगा? नेबरिंग न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा आता है ना। अब कहां से आता है उसके लिए नीचे लिखो, नोट करके लिखो तो पॉइंट। इन ऑलमोस्ट, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में लिखो हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस भी स्टेबल हो सकता है, हैवी के लिए ही हम बात कर रहे हैं मेन रूप से। इन ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई, ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में हैवी न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन, number of neutrons must be greater than number of protons, number of neutrons must be greater than number of protons। समझ में आया बात? जितना भी स्टेबल न्यूक्लियस होगा उस सब में, चाहे वो हैवी हो चाहे छोटा हो या हल्का हो, हैवी हो या लाइट वेट का हो, कम मतलब छोटा या बड़ा, हैवी का मतलब भारी, भारी तो कैसे होगा? बड़ा होगा तभी ना। तो छोटा न्यूक्लियस हो चाहे बड़ा न्यूक्लियस है, अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तभी वो अस्टेबल है। लेकिन अगर वेरी हैवी न्यूक्लियस हो जाए तब तो स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगा। नीचे अगला हेडिंग बनाओ, वेरी हैवी न्यूक्लियस,
हेडिंग बनाइए, वेरी हैवी न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, वेरी हैवी न्यूक्लियाई, वेरी हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, वेरी हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। लिखो डैश देके, इन वेरी हैवी न्यूक्लियाई, in very heavy nuclei, comma, due to large size, due to large size, balancing of forces, due to large size, balancing of forces cannot be achieved, balancing of forces cannot be achieved even by, cannot be achieved even by extra neutrons, even by extra neutrons due to size, even by extra न्यूट्रॉन्स ड्यू टू, क्या समझ आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? साइज के कारण साइज इतना बढ़ गया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी काम अब नहीं चला पा रहा है, मतलब फोर्स को बैलेंस नहीं करा पा रहा है। इवन बाय एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स ड्यू टू साइज, फुल स्टॉप। सच न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली, such nuclei spontaneously, ब्रैकेट में लिख लो suddenly, such nuclei spontaneously, ब्रैकेट में suddenly break apart, suddenly break apart or suddenly break apart or rearrange their internal structure, or rearrange their internal structure, or rearrange their internal structure by emission of alpha, beta, gamma, by emission of alpha, beta, gamma, comma, this phenomena is called as, this phenomena is called as radioactivity, this phenomena is called as radioactivity। देखो इधर समझो, सिंबॉलिक फॉर्म से समझाते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, हैवी न्यूक्लियस। बोल दिए तुम समझ गया, क्या समझ गया? अरे ये तो लिख ले है, इसका मतलब क्या समझा? इसका मतलब ही समझा है कि हैवी न्यूक्लियस फोर्स एंड बैलेंस, अब फोर्स एंड बैलेंस तो अनस्टेबल है, तो क्या करेगा? तो इसके पास ऑप्शन है, वो आगे समझ में आएगा। या तो ये डायरेक्टली टूट जाएगा और छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाएगा, छोटा छोटा, तो न्यूक्लियस छोटा हो गया तो ऑटोमेटिक फोर्स बैलेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? हो गया। और साथ में यहां से क्या निकलेगा? बहुत सारा एनर्जी। क्या निकलेगा? जो किस फॉर्म में निकलेगा? रेडियो एक्टिव। देखो होता क्या है, दो गो टर्म लिखवा है कि सडनली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हुआ तो तुमको स्टेबिलिटी समझ में आ ही रहा है कि अगर ये टूटेगा तो छोटा छोटा बन जाएगा, आज छोटा हो गया तो फोर्स बैलेंस, आप फोर्स बैलेंस दो साथ में एनर्जी को, तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा कि अगर ये हैवी न्यूक्लियस है लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल भी है लेकिन बहुत ज्यादा, इतना नहीं है कि टूट रहा है, टूट नहीं पा रहा है,
तभी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने में से एक दो को पार्टिकल को निकाल देगा, जिसको बोलते हैं अल्फा इमिशन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा इमिशन, गामा इमिशन। अब अल्फा बीटा गामा इमिशन कुछ भी करवा के ये हैवी न्यूक्लियस फिर से क्या हो सकता है, तो डिपेंड कर रहा है ना, वो समझदारी है ना, कि अगर ये बहुत बड़ा है तो अल्फा बीटा से काम, फिर उसको टूटना पड़ेगा, और टूट गया रेडियो एक्टिविटी टूट गया तो। लेकिन यह भी संभव है कि हैवी न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत अनस्टेबल हुआ है, तो एक दो पार्टिकल को निकाल के ये अपना स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। क्या समझ रहा है बात? आई जो भी फिनोमेना चल रहा है इसका नाम क्या दिया गया, तो इसको दिखा दो। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या समझा, बोलो जल्दी। अनस्टेबल न्यूक्लियस अचानक से टूटेगा, इसी का नाम, सिंपल बात है ना जी। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है अचानक से अपने आप टूट गया तो रेडियो एक्टिविटी है। हो गया, हेडिंग डालो। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का नाम सुने थे 2-3 दिन पहले, कहां पे, आयोनाइजेशन एनर्जी का, और दूसरा नाम है बाइंडिंग एनर्जी। और उसका मतलब ही समझाया गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, और उसका बाउंडेशन को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अरे सुन रहा है, क्या बोले, एटम के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है, किसके अराउंड, किसके अट्रैक्शन में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ना घूम रहा है, नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो घूम पा रहा है। तो हम बोले कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, किसी एटम से, तब बताओ उसको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं। जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहे उसका एनर्जी फिक्स होता है। बोर मॉडल पढ़े ना, तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुमको बाहर निकालना है तो जितना एनर्जी उसका नेगेटिव में होगा उतना एनर्जी हमको पॉजिटिव में सप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी तुम पॉजिटिव में सप्लाई करता था उसी का नाम बाइंडिंग एनर्जी था। क्या नाम था, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अभी क्या पढ़ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस या, तो अब न्यूक्लियस के अंदर में बात करना है, न्यूक्लियस के बाहर में नहीं बात करना है। लिखो इसके बारे में, क्या लिखा, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है ना। बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स जो बंधा हुआ है तो कितना एनर्जी से, किस एनर्जी से बंधा हुआ है उसके बारे में समझना है। तुमको क्या लगता है एनर्जी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि जहां पे भी बाउंडेशन आता है एनर्जी नेगेटिव हो जाता है। जहां पे भी अट्रैक्शन है, बाउंडेशन है, कोई चीज बंधा हुआ है, एनर्जी। तो लिखो a nucleus is stable, a nucleus is stable because a strong nuclear force, because a strong nuclear force bound, because a strong nuclear force bound all nucleons, because a strong nuclear force या forces, a strong nuclear forces bound all nucleons, ब्रैकेट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, bound all nucleons, ब्रैकेट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, in the very small volume,
in the very small volume of a nucleus. In the very small volume of a nucleus. सही बात है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज. Due to attracting nuclear force, due to attracting nuclear force, due to attracting nuclear force, the system potential energy, due to attracting nuclear force, the system potential energy is negative. The system potential energy is negative. Full stop. Paragraph change again. लिखिए, लिख मत देना, पैराग्राफ चेंज अगेन. लिखो, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, द टोटल एनर्जी required to be supplied, the total energy required, the total energy required to supply to a nucleus, the total energy required to supply to a nucleus to break it apart, to break it apart, to break it apart in, या into लिखो, to break it apart into its nucleons, to break it apart into its nucleons is called as nuclear binding energy, is called as nuclear binding energy of a nucleus, nuclear binding energy of nucleus. ये लास्ट वाला तुमको डिफिनेशन दिए कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसको कहेंगे, तो क्या लिखा, पढ़ो लास्ट लाइन. द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी टू अ न्यूक्लियस टू ब्रेक इट अपार्ट इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स. अगर कोई न्यूक्लियस है, उसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को जितना एनर्जी सप्लाई करोगे, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी, उसी का नाम क्या होगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. क्या क्लियर है कि कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, हम एग्जांपल से पूछ रहे हैं, एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी देवे पड़ा और दूसरा न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 20 जूल एनर्जी देवे पड़ा. कौन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल था, पहला कि दूसरा? एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दिए, दूसरा को तोड़ने के लिए 20 जूल एनर्जी दिए. हम पूछे स्टेबल कौन था? दस में कौन कौन है, 20 में कौन कौन है? अरे है तो बच जाओ. देखा कि अब कोई नहीं है तो वो नीचे कर लिया. 20 जूल. और कौन है? 3 गो. तुम भी है 20 में, 10 में हो. एक को तोड़ने में कितना एनर्जी दिए थे और दूसरा को ज्यादा एनर्जी कहां दिया, तो ज्यादा स्टेबल वो है. अब सोचना है, सुनो, सोचना है कि ऐसे कैसे हो गया. तो सुनो सुनो सुनो, अगर कोई न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए, अगर कोई न्यूक्लियस 10 जूल में टूट गया, मतलब वो पहले से अनस्टेबल था और उसको थोड़ा सा एनर्जी दिए टूट गया. समझ रहे हो? किसी को 20 जूल एनर्जी दिए तब टूटा, तो ज्यादा एनर्जी, 10 से 20 ज्यादा है ना, तो जिस न्यूक्लियस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़े, मतलब वो ज्यादा स्टेबल था, तब ना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है. नहीं, तुम ऐसे सोचो, हाइड्रोजन के पहला इलेक्ट्रॉन, अरे लड़का, हाइड्रोजन के पहला ऑर्बिट के पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कितना एनर्जी? 13.6.
हाइड्रोजन के दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? 13.6, क्योंकि ज्यादा स्टेबल था तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता था ना जी, ग्राउंड स्टेट, और जैसे जैसे ऊपर जाते थे एक्साइटेड होता था। तो एक्साइटेड के पास ज्यादा एनर्जी है कि ग्राउंड स्टेट के पास ज्यादा एनर्जी है? अब ऐसे लिपापोती करोगे तो कैसे होगा? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है तो कम से कम दिमाग में रहना ना चाहिए। ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल, ग्राउंड स्टेट उसका एनर्जी सबसे कम, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। समझ में आया? तो किसी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दे रहे हो मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा बात? नीचे लिखो, नोट लिखो, नोट। समझ में आया ना बात? लिखिए हाइयर, हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी, नोट लिखो, नोट 10 रुपए वाला। हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, more stable the nucleus will be, more stable the nucleus will be, more stable the nucleus will be। मतलब क्या हुआ? अगर बाइंडिंग एनर्जी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये ना मतलब हुआ। दिमाग में रखना इस बात को। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो, इधर इधर। अरे तुम बात करना बंद करेगा। एक्स न्यूक्लियस है, एक्स एलिमेंट मान लो उसी का न्यूक्लियस है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हमको इसका न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा कि ये हमको देगा? हमको देना पड़ेगा क्योंकि तोड़ना है। ये स्टेबल है, कैसा है? तो हम इसको एनर्जी सप्लाई किए, मान लो कितना एनर्जी सप्लाई किए? डेल्टा ई। कौन सी निकली? डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी इसको सप्लाई किया गया। अगर डेल्टा एनर्जी सप्लाई करने के बाद अगर इसका न्यूक्लियॉन्स फ्री हो जाता है, टूट के निकल जाता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, तब बताओ प्रोटॉन के को एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी उसके बराबर होता है, तो जेड प्रोटॉन होगा। अब प्लस न्यूट्रॉन के को ए माइनस न्यूट्रॉन। बताओ न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो गया। जितना एनर्जी देने के बाद ये न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या समझ में आया बात? किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ के उसके न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है, जितना एनर्जी सप्लाई करने का जरूरत है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट या डिसइंटीग्रेट या क्या बोले थे उसको, टू ब्रेक इट अपार्ट इनटू इट्स फ्री न्यूक्लियॉन्स, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग। किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ के उसको न्यूक्लियॉन्स को तुम अलग कर दो, जितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसी का नाम क्या होगा? तो एटम में बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए है और इसमें न्यूक्लियॉन्स के लिए है। छापो इसको। इसके बाद लिखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम रुक नहीं सकते हैं, हम झुक नहीं सकते हैं, लिखो जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। कल मेरा फ्लाइट लेट हो गया था, आज नहीं। लिखो लिखो। फिर उड़ के पकड़ना पड़ा। लिखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। उल्टा देखो, उल्टा। अभी ऐसे देखे थे ना, लेफ्ट से राइट, अब तुम देखो राइट से लेफ्ट, न्यूक्लियस बन गया।
न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दो तो न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन होता है, तो लिखो नीचे एन एलिमेंट एक्स जेड ए, ऐसे एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट एक्स जेड ए, एन एलिमेंट एक्स जेड ए, कॉमा इट कंसिस्ट z protons, it consists z protons and a minus z neutrons सही बात है ना। अगर हम कोई एलिमेंट को ऐसे दिखाए हैं कि x एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर a और मास नंबर, तो इसके पास प्रोटॉन के को है z और न्यूट्रॉन के को है ना जी। अभी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हमको देखना है कि इसका न्यूक्लियस कैसे बनेगा, तो जेड प्रोटॉन के साथ a माइनस जेड न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो इसका न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा, बोलिए। आज जब ऐसा करोगे ना तो इसमें साथ में एनर्जी यहां भी रिलीज होगा। पिछला केस में बताओ एनर्जी रिलीज हुआ था कि एनर्जी देना पड़ा था, तो जब न्यूक्लियस को तोड़ेगा तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि एनर्जी आया कहां से। पिछला बार तो कॉमन था, सेंस था कि तोड़ रहे हैं तो बाहर से एनर्जी देंगे तभी ना टूटेगा। अब यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दोनों को जोड़ रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मिल रहा है और साथ में एनर्जी। तो तुम्हारे दिमाग में एनर्जी कहां से आया, एनर्जी कहां से आया? तो ये जो एनर्जी है ये मास डिफेक्ट के कारण पैदा होता है। एक नया कॉन्सेप्ट इंटर कर रहा है, मास डिफेक्ट। क्या बोल रहे हैं? क्या आपको ऐसा पता है कि मास के पास एनर्जी होता है? E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर, देखो समझना मेरा बात, प्रोटॉन का मास mp, न्यूट्रॉन का मास mn, मास ऑफ न्यूक्लियस mx। ठीक बात है। प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि z इंटू एम पी प्लस m माइनस जेड इंटू एम एन, इसको अगर आप जोड़ोगे ना, जोड़ोगे दोनों के मास को, न्यूक्लियस यही ना है, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास, तो टोटल प्रोटॉन का मास z इंटू एम पी, एक न्यूट्रॉन का मास तो टोटल न्यूट्रॉन का मास, टोटल मास निकल गया न्यूक्लियॉन्स का। जब इसको आप जोड़ को देखोगे तो क्या हमको मिलेगा कि न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा है। समझ में आ रहा बात? ये दोनों को जोड़े, ये दोनों रिएक्टेंट आ रहा है जी, ये दोनों रिएक्टेंट का काम कर रहा है, आई प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से, तो गया कहां मास? 1 किलो 1 किलो, तो क्या किलो मिलना चाहिए? 2 किलो। कॉमन सेंस कि 1 किलो 1 किलो, तो क्या मिलना चाहिए? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो, क्या लीटर हो गया? अब पता चले कि नाप रहे तो 1.9 आ रहा है, तब बोले ना कि 100 ml कहां गया? अरे बोलो, यहां पे भी सेम सिचुएशन आ गया। ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आ रहा है, तो जो साथ में यहां पे एनर्जी दिख रहा है ना, वो एनर्जी यही मास का कन्वर्जन है, यही मास का। तो यहां पे बोले कि मास में जो डिफेक्ट है उसको क्या लिखेंगे? तो डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या कहलाएगा? मास डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? आई मास डिफेक्ट पूछे कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दो, तो जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स। बताओ, इसमें से इसको घटा देंगे तो जितना मास का डिफरेंस आ रहा है वो निकल के आ जाएगा। अरे बोलो, और जो निकल के आएगा उसको क्या बोलोगे? अब जो मास डिफेक्ट आया उसी की वजह से वो डेल्टा ही नहीं कर रहा है एनर्जी। तो कोई पूछे कि एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगा वो मास पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एम अगर मास का डिफेक्ट है तो एनर्जी का रिलीज डेल्टा ई होगा, और डेल्टा ई का वैल्यू कोई पूछे तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू ये एनर्जी रिलीज होगा, ये एनर्जी। तो क्या पूरा कहानी समझ में आ गया कि न्यूक्लियस को अगर तोड़ना है
तो एनर्जी देना पड़ेगा, और जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज क्यों होगा? मास के डिफेक्ट के कारण, क्योंकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा है। तो जो मास का डिफरेंस आ रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? यही मास जो डिफरेंस में आ रहा है वही मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, और वही एनर्जी हमको वहां पे दिखता है। क्या दिखता है वहां पे? जो किस फॉर्म में दिखेगा? रेडियो एक्टिव रेडिएशन के फॉर्म में दिखेगा। कहां दिखेगा? छापो इसको। अच्छा, ये चैप्टर हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है? बोल जल्दी। अभी तक जितना भी पढ़ा है कैसा लग रहा है तुमको? समझ में आसानी से आ रहा है? हाँ, तो आसान बना के ही रखना, आसान है बिल्कुल। तो न्यूक्लियस का टूटना और न्यूक्लियस का बनना, क्या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? न्यूक्लियस तोड़ेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, और न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी मिलेगा, रिलीज होगा। अच्छा, पूरा पीरियोडिक टेबल में तुम जानता है किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है? पूरा पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल हीलियम। अगर आप बोल रहे हैं तो ये गलत आंसर है, सबसे ज्यादा स्टेबल बोल रहे हैं हम। थोरियम कहां से हो जाएगा? थोरियम 90-234, वो तो ऐसी हैवी है। अस्टेबल आयरन, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बताएंगे? उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू सबसे ज्यादा है। आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जिसको ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है सबसे अस्टेबल होगा। हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसको नोट कर लिए, हेडिंग डालिए, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, चलिए इसको कल समझा तो देवे कि ये मास डिफेक्ट। इतना तक तुम कल एक बार रिवाइज करके आ जाना केवल, ठीक है? अब वीडियो डाल देंगे, टाइम नहीं मिले तो वीडियो को देख लेना। कहे कि तुम व्यस्त आदमी हो ना, नौकरी वोकरी करता है सब, तो हो सकता है कि समय ना मिले।